नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 15 मई 2023 को डॉक्टर मोहित कौशिक एमबीबीएस ने पॉपुलर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसने आपने अपने भविष्य के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपका स्वागत आपकी माता डॉक्टर किरण कौशिक ने बुके देकर किया। डॉक्टर मोहित कौशिक जी, आप एमबीबीएस बीएचयू जैसे नामी संस्था से किए हैं। आज आप पत्रकारों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों के अलावा आने वाली चुनौतियों के बारे में भी पत्रकारों के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उस फैमिली से हैं जहां आपके पिताजी एक स्तंभ है चिकित्सा के क्षेत्र में, जिन्होंने अपना करियर मंडुआडीह थाने के सामने एक छोटे से जगह से, वो भी फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया, हॉस्पिटल बनाया। आज ये पूर्वांचल क्या यूपी का माना जाना हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर कौशिक और पॉपुलर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। आपको कितना बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, और क्या जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो चुनौती के रूप में भी होगा, या उनके बेटे हैं जो सर्जरी के क्षेत्र में माना जाना नाम है। आपके पिताजी की खासियत है डॉक्टर के कौशिक जी की कि सर्जरी उनको अगर किसी को 4 बजे करनी है, उनको किसी को उठाना नहीं पड़ा आज तक है, जहां तक मेरी जानकारी में है। वो खुद अपने टाइम पे उठ जाते हैं, सर्जरी करते हैं, रेगुलर 3-3, 4-4 घंटे तक किए हैं। क्या ऐसे पुत्र के पिताजी के पुत्र होने पर आपको जो फायदा है, हर चीज की दूसरी प्रतिक्रिया होती है कि उसका निगेटिव पॉइंट आ जाता है कि यार आप उनके पुत्र हैं, क्या आप उस पर खरे उतरेंगे? कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, आपके सारे सवालों का मैं बारी बारी जवाब दूंगा। खरा उतरूंगा नहीं, ये समय बताएगा। तो मैं यह कुछ आज घोषणा नहीं करना चाहता, मैं समय को उसका व्यतीत होने देना चाहता हूँ, और या फिर मुझे आप बताएंगे कि मैं खरा उतरा हूँ या नहीं। आपका दूसरा सवाल था कि क्या यह एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। तो अभी तक तो मुझे नहीं पता मैं कब तक कर पाऊंगा, बट अभी तक जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैंने हमेशा अवसर की तरफ देख के स्माइल किया है। और जब मुझे चुनौतियों ने ग्रसित कर लिया है तो मैं थोड़ी देर भाग जाता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ, और फिर से मैं वापस अपने अवसर की तरफ देखता हूँ। तो मुझे चुनौतियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। जैसे आपने बोला 4 बजे उठ के सर्जरी करना, इसको 2 तरह से देखा जाता है कि 4 बजे पेशेंट का इलाज होना चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट इसके लिए मुझे जरूरी नहीं है, देखिए 1 दिन ये करना, 2 दिन करना ठीक है, और जरूर करना चाहिए, वह मेरा फर्ज है। बट मैं इसको अपनी आदत नहीं बना सकता। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उनको उनकी जरूरतें फुलफिल हों पूरी लाइफ। हो सकता है किसी दिन मैं रात को ना उठ पाऊं, 6 दिन उठ गया इसलिए, और उस दिन पेशेंट को दिक्कत हो, तो मेरा यह फर्ज है कि मैं पेशेंट को दिक्कत ना होने दूं उन हर दिन, 7वें दिन भी। फिर अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मैं वो लोगों से प्रदान नहीं करा पा रहा हूँ, पेशेंट को फिर भी दिक्कत हो रही है, उस रात में उठूं। सबसे बड़ी चीज होती है एक्सीडेंट केस। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि कब किस आपदा आएगी, इमरजेंसी होगी। कोई भी पेशेंट या उसका जो भी केयर टेकर होता है, घर वाले होते हैं, उनके दिमाग में पहले ये होता है कि मेरा बच्चा, मेरा घर का जो भी व्यक्ति है, उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, जितना हो सके उस क्योर होने के चांसेस बढ़ जाए, हो सके पूरा क्योर हो जाए। ऐसे में मान लीजिए अगर वो जो दिक्कत डॉक्टरों के साथ है भी, जो देखने में मिलती है कि वो खाना खा रहे हैं, वो फैमिली के साथ है, और खासकर फैमिली, अगर आपकी वाइफ अगर डॉक्टर नहीं है, उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होता, वो आप कैसे आने वाले समय मैनेज करेंगे? तो यह बहुत मुश्किल प्रश्न है, मैं इसको ठीक से जवाब देना चाहूंगा। आपको यह पेशेंट की तरफ से भी देखना होगा, डॉक्टर तरफ से भी देखना होगा, इसको समझने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, आज की डेट में जो 10 साल पहले प्रॉब्लम थी कि डॉक्टरों की कमी है या फैसिलिटीज की कमी है, कई दूर तक वो अब सॉल्व हो चुकी है। हमारे पास अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट में जरूर पॉपुलर बहुत अच्छा कर रहा है और फ्यूचर में लीप्स एंड बाउंड्स कई गुना अच्छा करेगा, बट और भी नाम है जो यह कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कोई एक डॉक्टर 1000 लोग को ट्रीट कर रहा है। अब हमारा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत बेटर हो गया है, बेड टर्नओवर बेटर हो गया है, बेड टू नर्स टू पेशेंट, बेड टू पेशेंट, एवरीथिंग हैज इम्प्रूव्ड। तो यह जरूरत नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, बट मेरे साथ जितने डॉक्टर्स जुड़ेंगे उनको भी, मतलब मेरे ऊपर सिर्फ पेशेंट की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर्स की भी है, और यह मैंने कोशिश की है समझने की। तो मुझे दोनों एस्पेक्ट्स को समझना है। तो हमें उतने डॉक्टर्स चाहिए कि हम इस चीज को बिना किसी डॉक्टर की फैमिली लाइफ खराब किए पेशेंट को दे सकें, नहीं तो हम किसी ना किसी के साथ तो अन्याय ही करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अपने परिवार को छोड़ के समाज सेवा में लग जाऊंगा, क्योंकि वो झूठ होगा। हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, सर्विसेज और बहुत बड़े शब्द हैं जो क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि ना पेशेंट को दिक्कत हो और ना डॉक्टर को दिक्कत हो। तो मैं अपने फैमिली के साथ जाऊंगा भी, बट कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में हो तो कोशिश करूंगा वो ट्रीट हो जाए, और मुझे इतना खुद पे भरोसा है कि हो जाएगा। बट कभी नहीं हो पाया तो कभी फैमिली को छोड़ा जा सकता है किसी के जान के लिए, ये कोई बोलने की बात नहीं है। एक आम जनता की शिकायत है या कहिए मजबूरी है, मजबूरी कहिए, वो आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल इतने महंगे हो चुके हैं, उनकी भी अपनी चीजें हैं कि भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल मेंटेन करना है, उनको किसी को सैलरी देनी, बिजली का बिल देना है, मेंटेनेंस है, गवर्नमेंट के टैक्स है, सब कुछ है, और सारी फैसिलिटी पेशेंट को एक जगह मिल भी जाती है, दौड़ना नहीं है। लेकिन पेशेंट उस समय आता है, लेकिन वो बाद में उसको लगता है कि मैं कहीं फंस तो नहीं गया हूं, मेरा इतना कई लाख रुपए कभी कभी लग जाता है, उसको घर जमीन बेचना पड़ जाता है। तो एक समाज का हिस्सा होने के नाते आप इसको कैसे मैनेज करेंगे कि उसका कोई भी चीज, आपका हॉस्पिटल भी चलता रहे, उसका हॉस्पिटल भी चलता रहे। जैसे आपका ही है, मान लीजिए डॉक्टर कौशिक मान लीजिए डायरेक्टर होंगे, आपके मम्मी होंगे, जो भी होगा वो मैनेज कर रहा है, वो अभी आपको बर्डन पता नहीं है। आने वाले समय में अगर आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो पेशेंट भी क्योर हो, आपके यहाँ आता भी रहे और उसका पैसा कम से कम लगे। इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं जानता हूँ मेरी माता इसका आंसर देना चाहती है, बट उसके पहले मैं कुछ बोलूंगा। ठीक है, अगर आप पूरा कर लेंगे। मैं जानता हूँ लोगों को ऐसा लगता नहीं है, ये सच है कि इलाज महंगा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो फ्यूचर में मैं आपको ये बताता हूँ, जिनको लगता है वो और महंगा होगा, ऐसा नहीं है। समय के साथ इलाज सस्ता हो रहा है, आगे भी होगा। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूँ। आज से पहले जिनको पता हो, जो 20 साल 30 साल से चश्मा पहन रहे हो, एक चश्मे की लेंस की कीमत 2000-3000 होती थी। प्लीज डोंट कोट मी, बट कुछ ऐसी होती थी। आज लेंस कार्ड के आने के बाद, बड़ा कंपनी है ना, बहुत पैसे उन्होंने कमाए, बट चश्मा सस्ता हुआ। चश्मा क्यों सस्ता हुआ? क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ी, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तो ये हमें समझना होगा। व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट लाइक मैं कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ ले आऊंगा और 4 रोबोट आपकी सर्जरी करेंगे और आपका 50,000 का बिल 2 लाख हो जाएगा। व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है आपको पता चलेगा जल्दी कि आपको दिक्कत क्या है, आपको कम दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट होगा, आपका डायग्नोसिस पहले बनेगा, आप जल्दी ठीक होके यहाँ से जाओगे, तो आपका पैसा ज्यादा नहीं कम लगेगा। आप 4 जगह करा के, गलत करा के आके कहीं जाओगे, मेदांता, मैक्स, एम्स, BHU, सब लोग नाम जानते हैं, बट आप यहाँ पे जब तक पहुंचते हो तब तक आपका खर्चा हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके 4 लाख रुपए लग गए, बट आपके 3 लाख फिजूल हुए, 1 लाख लगते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी यूज करके बड़े अस्पताल में जाके, बड़े डॉक्टर के पास जाके गवाह नहीं बचा रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि सब ऐसे होते हैं, कभी कभी बड़े अस्पताल में आपका ज्यादा खर्च भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने पास वालों से पूछना पड़ेगा, और मैं एज अ डॉक्टर आपको ये समझा रहा हूं ताकि आप ये खुद समझ के डिसाइड कर सकें। इसके लिए हमें समाज के रूप में बस सोचना। आज मैं भी बीमार होता हूँ, 3 दिन पहले मुझे बैक पेन हो गया, मैं ठीक से सीधा नहीं हो पा रहा था 6 महीना पढ़ाई करके। तो मुझे अपने लिए भी यहाँ पे कुछ समय लोग नहीं मिले, तो मैंने फिर अपने यहाँ के मतलब मैंने सोचा एक बार मम्मी बाकी हॉस्पिटल में बात करते, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे लोग थे इसलिए वो यहाँ नीचे से ऊपर आ गए, क्योंकि हमारी इमरजेंसी उस तरह की थी। बट मैं ये हर जगह के लिए नहीं बोल सकता, और वैसे ही मेरा कोई पेशेंट भी होता तो उसके लिए हमारा स्टाफ अवेलेबल था नीचे। उस दिन मुझे लगा नहीं, हमारा अस्पताल बाकी अस्पतालों से थोड़ा डिफरेंट है। बनारस जैसे अस्पताल में भी फिजियोथेरेपी जैसी छोटी चीज रात को कभी कभी नहीं मिलती, बट मेरे यहाँ थी। तो मुझे बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, जो चीजें मेरे पास है उनको सही रूप से करना है,
तो मैंने आपको पहले ही बताया कैसे चीजें कम में हो जाएंगी। व्हेन आई से न्यूनतम, मैं सिर्फ एक इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं कि मुफ्त में आपकी सेवा करके आपको ट्रीट करके घर भेज दूं, बट मैं उसको बेस्ट तरीके से करने की बहुत, मुझे लगता है, ऑनेस्ट कोशिश करूंगा। और दूसरा चीज ये कि कुछ जिसके पास कुछ नहीं है, उनके पास बीएचयू जैसी संस्थानें हैं, फिर भी अगर कोई मेरे यहाँ आ गया जो इमरजेंसी है, जो शायद वहां जाने में कोई दिक्कत हो से या चीजें खराब हो जाए, तो ये मुझे ये मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि मैं फ्री में कर दूंगा, वो समय के साथ आप देख लो। बट उसके लिए मुझे उतना सक्षम बनना पड़ेगा जिसके लिए मैं हर आदमी का सहयोग चाहता हूँ। और मैं, अगर मुझे मेरे साथ मेरे इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग दिख रहे हैं तो मैं उनका भी योगदान इसमें चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो जो पेशेंट्स हैं उन पर आप ज्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि उनका जान और उनके आसपास के लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो पेशेंट के केयर में। आप बीएचयू जैसे बड़े संस्था के स्टूडेंट रहे, वर्ल्ड फेम कॉलेज कहा जाए, लेकिन खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसको मॉडर्न चिकित्सा कहा जाए, एलोपैथ खासकर, डॉक्टरों पे एक आरोप हमेशा रहता है कि होम्योपैथ हो, अन्य चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हो, अगर उनको लगता है कि मैं क्योर नहीं कर पाऊं तो वो रेफर कर देते हैं कि चलो एलोपैथ में चले किसी के पास। लेकिन एलोपैथ के जो डॉक्टर होते हैं वो जल्दी किसी को, उनको पता है कि ये एलोपैथ से ठीक नहीं सकता है, वो रिफर नहीं करते। मैंने बीएचयू का नाम लेने पीछे प्रोफेसर एमबीबीएस वहां से की है, एक बहुत बड़ा यूनिट वहां पे है आयुर्वेद के क्षेत्र का, जो डॉक्टर वहां के अगर वहां ट्रीटमेंट कराया जाता है तो कहते हैं कि चलिए आप आयुर्वेद में चले जाइए। लेकिन प्राइवेट डॉक्टरों पर आरोप हमेशा रहता है कि वो अपना हॉस्पिटल बना लिए हैं, तो वो कभी किसी को रेफर आयुर्वेद या होम्योपैथी किसी एलोपैथी के लिए सलाह ही नहीं देते, जबकि वो ठीक करने में सक्षम है, उनको खुद नहीं पता होता है। तो आप एक यंग हैं, अगर आप देश के हिसाब से सोचे, जनता के हिसाब से सोचे, तो क्या आपने कभी उस पर बीएचयू में रहते उस फैकल्टी को देखा है, कभी समझने की कोशिश की है? मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छे से नहीं समझाऊं। मेरा ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बीएचयू में एमबीबीएस के अलावा आयुर्वेद का भी मतलब अच्छा पढ़ाया लिखाया जाता है, हॉस्पिटल भी उसके अलग है, तो क्या आप वहाँ पढ़ते समय क्या वहाँ पे आप गए थे, कुछ उस चिकित्सा विधि को समझे हैं कि जरूरत पड़े तो आप ये कह सकते हैं कि इससे ज्यादा बेटर वहाँ पे क्योर हो सकता है, तो आप वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कीजिए, किसी आयुर्वेद को चिकित्सक को दिखाइए। तो जो हमारी एमबीबीएस का करिकुलम है, जो हमें सिखाया जाता है, उसमें हमारा इमरजेंसी का 1 महीना होता है, जिसमें हम कुछ आयुर्वेद के लोगों से बस मिलते हैं, साथ काम करते हैं। इससे ज्यादा मुझे आयुर्वेदा की नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि हमारे यहाँ बीएचयू में आयुर्वेदा में शार्श सूत्र बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने पेशेंट्स को कुछ ठीक होते हुए देखा है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो लोग ठीक हुए हैं। बट इससे ज्यादा मुझे आयुर्वेदा के बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। जहां तक बीएचयू में इलाज एलोपैथी की बात है, अगर आपका वो भी प्रश्न था, तो बीएचयू आने पे मैंने वहां से कभी रेफरल की जरूरत नहीं देखी है, जब तक हमारे पास बेड्स वहां पे रहते हैं। जो भी पेशेंट वहां पे होता है, अगर बेड अवेलेबल है और डॉक्टर थोड़े कम भी हैं, तो डॉक्टर रात तक रुक के जो हमारे रेजिडेंट्स होते हैं वो देखते हैं। डॉक्टर कम है, बेड है, तो वो एक्स्ट्रा रुक के भी देखते हैं। जब पेशेंट आता है तो उसकी सारी जांचें तुरंत भेजनी होती है, तो एक्स्ट्रा रुक के भी करते हैं, क्योंकि वो पूरे 24 घंटा रेजिडेंट्स है वहां पे, सोते 2 घंटा है बट काम पूरा करते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट अगर एक नहीं है तो दूसरा कंसल्टेंट एक एक्स्ट्रा राउंड लेता है। तो एलोपैथी में ये है, बट आयुर्वेदा के बारे में मुझे पता नहीं, कि हमारा उनसे इंटरेक्शन भी नहीं होता है। अभी आपने एमबीबीएस किया है, इसके आगे क्या आपकी प्लानिंग है? क्या आगे कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं कि यहीं स्टॉप कर देंगे और हॉस्पिटल संभालेंगे? जी, तो हॉस्पिटल संभालना बहुत अंतिम है, पहले मैं खुद को सक्षम देखना चाहता हूँ। उसी के लिए 6 महीने सबको छोड़ के, माता पिता से 2.5 महीने बात भी नहीं की थी, तो पढ़ाई कर रहा था, सब करते हैं। लकीली मेरा 12वां रैंक आ गया देश में, तो मेरा यह सहयोग बहुत बड़ा, मतलब सम्मान की बात है। मुझे एम्स जैसे यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल में जाने का मौका मिले, और वहां पे मैं अपना पीजी करना चाहता हूँ। पीजी में क्या चूज करना चाहते हैं? पीजी में तो बहुत से तो परसों रिजल्ट आया है। अच्छा। बचपन से 5 साल से सर्जन बनने का मन था, बट सिर्फ जो मन है वो आप कर नहीं सकते जिंदगी में, तो अभी और लोगों से बात करेंगे। बट अगर मेरे को अभी आप पूछो तो मैं 100% सर्जन बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि वो चीज जो इंस्टेंटेनियस आपको ग्रेटिफिकेशन दे दे। मरीज आया, आपने उसको पूरा, हाँ एक और चीज, जांच से लोगों को दिक्कतें होती हैं, बट सर्जरी में जांच की अहमियत कितनी है ये समझाई नहीं जा सकती। तो सबसे पहले जांच हो, तुरंत आप उनकी सर्जरी करो,
2 दिन बाद पेशेंट दौड़ता हुआ वहां से चला जाएगा। और जाते समय जो वो थैंक यू कहता है और जिसके आंखों से थैंक यू निकलता है, ये सर्जरी में है। इसलिए मेरे को हमेशा सर्जरी पसंद थी और सुपर स्पेशलिटी भी डेफिनेटली करनी है, क्योंकि आज की दौर में आपको अपने फील्ड में सबसे ऊपर रहना है, जिसके लिए सुपर स्पेशलिटी अब एक नीड हो गई है, मोर देन एन एडवांटेज विल हैव अबव द अदर्स। सो दैट्स व्हाट माय प्लान राइट नाउ, बट लेट्स सी व्हाट द टाइम ब्रिंग्स। आपको तिरंगा ऐसी इंडिया न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, कुछ चीजें आपकी माता जी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर किरण कौशिक जी, उनसे हॉस्पिटल के बारे में और ये हॉस्पिटल एक पेशेंट का कैसे सहयोग कर सकता है उसका कुछ बातें करेंगे। मेरा एक सवाल आपसे था, आपको प्रैक्टिस करते कम से कम 30-35 साल तो हो ही गया होगा। 29 साल हो गया। आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे, मतलब सिर्फ पेशेंट के ही नहीं, टेक्नोलॉजी के भी, इनकम के भी, पब्लिक के इनकम के, सबके, और गवर्नमेंट के प्लान को लेकर के। जैसे मैंने भी कहा कि महंगे हॉस्पिटल हो जाते हैं या पेशेंट मजबूरी में ही आता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी वजह से, बाद में उसको लगता है मैं लूट गया, उसका घर बिक गया, खेत बिक गया, कर्जदार हो गया। और डॉक्टर की प्रॉब्लम है कि वो फैसिलिटी देने के लिए वो सारी व्यवस्था करता है, फिर उसको मेंटेनेंस उसको भी करना है। गवर्नमेंट के भी टैक्स हैं, बिजली के भी, स्टाफ के भी खर्चे हैं, सारी चीजें हैं। तो पेशेंट को आप कैसे ये समझा पाती हैं कि देखिए अगर कोई पेशेंट कहता है आपने ज्यादा पैसा ले लिया, तो कैसे आप उसको मैनेज करती हैं, आगे कैसे करने के लिए अपने बेटे को समझाएंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे समाज में एक अजीब सी बात है, लोगों को बीमारी जब तक एकदम चरम पे ना पहुंच जाए उनको हॉस्पिटल याद नहीं आता है। हल्का बुखार, खांसी और चेस्ट पेन भी अगर है तो लोगों को चेस्ट पेन लगता है गैस से हो रहा है, गैस से हो रहा है। तो इन लोगों को जो अभी डॉक्टर मोहित ने भी कई बार बताया कि प्रिवेंटिव एक चीज होती है, प्रिवेंटिव हेल्थ, तो लोगों को ये नहीं पता चलता। लोगों को लगता है मैं तो ठीक ही हूँ, मैं क्यों जाऊं जांच कराने के लिए। तो जब आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ पे फोकस करेंगे तो ही आप बीमारी को बहुत इजी वे में, मतलब कि बीमारी होने से पहले ही आप पता चला लेंगे कि आपका कोई किडनी में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है या ईसीजी इको में आपको कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर बीमारी को हल्के में अगर हम ढूंढ लेते हैं तो उसका इलाज भी नेचुरल है कि बहुत कम होगा। अगर आपने सीधे एमआई होने के बाद आप जा रहे हैं तो नेचुरल है कि आपको एंजियोप्लास्टी होनी ही पड़ेगी। तो वो फिर 2 लाख 1.5 लाख जो भी है वो तो इवन आई थिंक आयुष्मान में भी लगभग 1-1.25 लाख तो लग ही जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है पहले समाज में लोगों को ये पता होना चाहिए कि छोटी बीमारी के अंदर ही आप हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर्स की परामर्श लें। छोटे जांच थोड़े बहुत होते हैं, बेसिक होते हैं, तो वो कराइए आप, पहला। दूसरा है कि अगर आपको बीमारी हो ही गई तो एक होता है कि मोदी जी ने 5 लाख का जो दिया हुआ है आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान, तो जिनके एलिजिबिलिटी है वो आयुष्मान कार्ड रखें, और जिनके पास नहीं है, जो मिडिल क्लास है या हाई एंड है, वो लोग अपने हमारे ख्याल से इनकम के हिसाब से या अपनी जरूरत के हिसाब से एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड लें हर आदमी, जिसमें प्रीमियम आता है ना कि साल में आप एनुअल या 3 मंथली या जैसे भी आप लोग लेंगे तो एक छोटा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जैसा आपका होगा। आजकल तो कोविड के बाद कई लोग करोड़ों में वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कई बार पता नहीं चलता है कि जब आप बीमार हो रहे हो तो आप कहाँ तक पहुंच रहे हो। अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका कहाँ पहुंच रहा है। आजकल देखिए लिवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट, तो ये सारे तो आप समझ ही रहे हैं कि कम से कम 15 लाख 20 लाख से ऊपर ही चलता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीजें हैं कि एक तो आप अर्ली फेज में अपने चीजों को देखिए, आपका शरीर कितना मतलब किस लेवल तक है, कितना हेल्दी है, और दूसरा है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बना के रखें। और बाकी रह गई बात कि हम कैसे टैकल करते हैं, तो वो तो शायद डॉक्टर कौशिक है हमारे हस्बैंड, तो वो ज्यादा पेशेंट के साथ रहते हैं, तो हम लोग कोशिश तो करते हैं कि वो उनको कम से कम में काम करें, क्योंकि डॉक्टर साहब का है, आपको भी पता है कि पॉपुलर हॉस्पिटल किसी को मना नहीं करता है। तो जो सच में नीडी होते हैं उनको भी हम लोग करते हैं, थोड़े कम में भी कर सकते हैं तो करते हैं। तो बस एक सवाल और है, आयुष्मान कार्ड के अलावा और कौन कौन से मतलब कार्ड या इस टाइप की सुविधा आपके यहाँ, जैसे किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों का एम्प्लॉय वगैरह के लिए क्या जैसे देखिए, एक तो ESIC कार्ड आप जानते होंगे, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वहाँ ESIC और PF कटता है, तो ESIC कार्ड हुआ।
दूसरा आर्मी वालों का ECHS है, वो चलता है हमारे यहाँ। रेलवे के जो है NCLs हैं, NCL आप समझते होंगे, तो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, NTPC है, ये सारे तो मतलब सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट वाले हैं। प्लस हमारे पास कम से कम 30-35 हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड्स हैं, बहुत सारे, जैसे कि मेडी असिस्ट है, स्टार हेल्थ है, TTK विडाल है, रिलायंस है, HDFC अर्गो है। मतलब हमारे ख्याल से ये हमारे कॉर्पोरेट ने एक लंबी लिस्ट है, हमारे रिसेप्शन के पास भी रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो किसी न किसी में जरूर एनरोल कराएं। और मैं अपने समाज में सबको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, शरीर है तो बीमार होगा ही इंसान, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अगर आयुष्मान है तो ठीक, नहीं तो कम से कम ये तो हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।